हार्दिक, देखिए जेडी वेंस ने कहा है कि हमने सबसे अच्छा प्रस्ताव जो हो सकता था वो ईरान के सामने रखा है, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पीछे रणनीति क्या नजर आती है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ईरान को नुकसान बहुत हुआ है। बिल्कुल, ईरान को नुकसान बहुत हुआ है और ईरान बार बार कंपनसेशन पर बातें करता रहा। ईरान की ओर से कहा जाता रहा कि उसका जो फंड फ्रीज कर दिया गया है वो रिलीज किया जाए, लेकिन न तो फंड रिलीज हुआ बल्कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो दिन पर दिन गिरती रही। इसी बीच जो जेडी वेंस हैं उनका यहाँ पर आना निश्चित तौर पर वो एक जेन्युइन कोशिश थी कि बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके, लेकिन वही 3 शर्तें, वही 3 बातें जिन पर ईरान अग्री नहीं कर रहा था और ईरान की जो 2 शर्तें जिन पर अमेरिका अग्री नहीं कर रहा था, 21 घंटे तक ये नेगोशिएशन चलते रहे लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अब पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी भी तरह से उन्हें रोका जा सके, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं हुए। आने वाले समय में, क्योंकि एक तरफ इधर बातचीत चल रही है, उधर साउदर्न लेबनान पर अटैक इजराइल अब भी कर रहा है। इजराइल को रोक पाना अभी ट्रंप के बस की बात भी नहीं है। ट्रंप से तकरीबन 12 बार से ज्यादा, जेडी वेंस बोले डजन और मोर देन दैट, वो 21 घंटों में 12 बार से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर चुके थे। उनकी नेशनल सिक्योरिटी की टीम में पीट मार्कर हैं, पीट मार्कर से लगातार जेडी वेंस संपर्क में थे, लेकिन वो अपने जो 3 शर्तें लेकर गए थे उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। जहां कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं वहां नेगोशिएशन हुए नहीं। तो आने वाले समय में जो निधि पूछ रही थी कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल डैमेज होता रहेगा, अमेरिका की ओर से आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल होता रहेगा, इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो कई बार फेलियर हुआ है, हो सकता है कि अब इजराइल के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर ईरान और ज्यादा आधुनिक हथियारों से हमला करे तो इजराइल के आम नागरिक भी निशाने पर हो सकते हैं। ये 3 बड़े खतरे हैं जो इन तीनों देशों के लिए सबसे ज्यादा हैं इस वक्त। हार्दिक, साथ ही साथ अगर हम बात करें, आप उन तमाम कंसीक्वेंसेस का जिक्र कर रहे थे जिसका ग्लोबल इंपैक्ट हो सकता है। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम साथ ही साथ अगर बात करें जो मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और सबसे बड़ी बात इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से हैम्पर हो सकती है आने वाले समय में। इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ईरान जो भारत के प्रति रुख अपनाए हुए है वो निश्चित तौर पर अभी भारत के लिए तो राहत भरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने जहाज गुजर रहे हैं वहां पर भारत के लिए फिलहाल इतनी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वहां पर यह सबसे बड़ी दिक्कत है। इराक में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, इराक में नए राष्ट्रपति आए हैं, लेकिन बावजूद इसके इराक के लिए भी यह हालात बहुत अच्छे नहीं है। वहां के एरबिल पर लगातार अटैक होते रहे हैं। कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, यूएई की बात करें, निश्चित तौर पर वहां की इकोनॉमी पहले से बहुत अच्छी है, लेकिन ये तमाम वो कंट्रीज हैं जो पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। ये वो कंट्रीज है जहां लोग इन्हें सबसे सेफेस्ट नेशन, सेफेस्ट सिटी के तौर पर देखते हैं, यानी आने वाले समय में लोग यहां जाना कम करेंगे और इस वजह से भी इन कंट्रीज पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। यहां रहने वाले आम लोगों की लाइफ पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इन देशों की इकोनॉमी पर असर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जितने जहाज हैं उस पर जितना निर्भर करता है जो भी जिन देशों की इकोनॉमी, उन देशों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। हालांकि जिस आखिरी नोट पर जेडी वेंस यहां से छोड़कर गए हैं, उम्मीद बार बार यही लग रही है कि हो सकता है अगले हफ्ते तक, क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं, हो सकता है अगले हफ्ते तक फिर से ईरान और अमेरिका एक बेस पर आए, क्योंकि तीनों ही देश ऐसे हैं, इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान हो, अभी आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और साथ ही साथ युद्ध के मोर्चे पर कमजोर हुए हैं। रॉबिन सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, ईरान की तरफ से ये बातें सामने आई है कि अमेरिका जरूरत से ज्यादा शर्तें रख रहा है ईरान के सामने, और ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका का डटकर मुकाबला किया है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, इसके बावजूद ईरान ने बहुत कुछ हासिल किया है अपने दम पर। अब वो भला अमेरिका की शर्तों पर सरेंडर क्यों करेगा? पर ईरान ने खोया भी बहुत है, ईरान को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज, एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस एंड नेवी, सारी सरकारी बिल्डिंग्स, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है इंडस्ट्रियल स्टील मिल्स वगैरह को। बट यस, ईरान खड़ा हुआ है, दैट इज वेरी, एक तरह से देखा जाए तो ब्रेवरी भी मानी जा सकती है कि उसके लीडर्स मारे जा रहे हैं लेयर 1, 2, 3 पर, फिर भी लीडरशिप खड़ी हुई है। लोग सफर कर रहे हैं पर लीडरशिप खड़ी है। सेकेंडली, मेन चीज जो इसमें आई थिंक निकल के आ रही है, अदर देन अमंग्स्ट अदर थिंग्स, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये एक नया सुपर वेपन बन गया है। जब वॉर शुरू हुई तो ईरान एक तरफ था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, शायद जो उसने कह रखा नहीं बनाएगा। सेकंड था उसके मिसाइल्स है। बट इस जंग में एक सुपर वेपन पैदा हुआ है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
और इसको ईरान अब नहीं छोड़ेगा। और इसमें एक और चीज देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इनको अगर अपनी शिप्स भेजनी है, इनको क्या ऑयल के टैंकर्स वगैरह, जो दुनिया की इकोनॉमी की बात हो रही है सारी, इसमें मिलिट्री सपोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेन चीज है इंश्योरेंस। अगर हो कि इस इलाके में, इस हॉर्मुज में बॉम्ब या ड्रोन या सीम लाइन का खतरा है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर नहीं करती, या इंश्योरेंस इतनी महंगी कर देती है कि शिप्स खुद नहीं जा रही है। तो अमेरिका चाहे ये भी कह देना कि मेरी वॉरशिप्स चलेंगी तुम्हारे साथ, आओ अंदर चलते हुए, तुम्हें अंदर छोड़ के आता हूं या बाहर निकालता हूं, राइट? इंश्योरेंस कंपनीज नहीं विलिंग है इंश्योरेंस देने को। तो ऐसे में ये जो चोक होल्ड बन गया है, सुपर वेपन जो मैं कह रहा हूं बन गया है ईरान का, ये हमेशा वो रखना चाहता है अपने लिए, क्योंकि कभी भी, और इसमें उसे कुछ ज्यादा नहीं करना है, उसके ऑलरेडी जो कोस्टल डिफेंसेस वगैरह हैं, उसकी जो बैटरीज हैं या छोटी छोटी सबमरीन्स हैं या टॉर्पीडोज लगे हुए उन्होंने, और ईरान का जो कोस्ट है ना हॉर्मुज के दोनों तरफ, वो पहाड़ी है। तो पहाड़ी में समुद्र की केव हैं, गुफाएं हैं, ये वो उस तरह के, तो कहां क्या क्या छुपे उन्होंने छोटे छोटे रखे हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स आप कहिए, जो भी कुछ, सी में माइंस भी हैं। तो ऐसे हालात में, इनफैक्ट द रीजन आई एम सेइंग दिस, अभी एक बड़ी डिटेल्ड स्टडी निकली है, चाइनीज नेवी ने करी है, उनके एक एनालिस्ट ने, क्योंकि उनको भी तो है ना ताइवान का जो मामला है, ताइवान स्ट्रेट, अगर कभी वो ताइवान को अटैक करते हैं, वो भी देख रहे हैं, ताकि लेसन सीख रहे हैं सब। तो चाइना का सबसे बड़ा लेसन ये है इस वॉर से कि स्ट्रेट्स को, समुद्र को, ऐसे चोक पॉइंट को खोलना या बंद करने में आपकी मिलिट्री क्षमता इतनी काम नहीं करती। मेन चीज है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं देंगी। तो अगर इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं देंगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर बाहर आना जाना बंद रहेगा। लेकिन इसका समाधान क्या दिखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर? इसका समाधान तो पहले तो दिखता है शांति, एंड दूसरा, ईरान तो टोल मांग रहा है, बट मानो टोल ना भी हो, ओके, बट शांति हो। इसका समाधान अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली है ही नहीं। अब ईरान ने ये जो लेसन ले लिया है, तो ईरान तो कभी भी, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी टेंशन से बोले भैया मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस देना बंद करेंगी, आपकी शिप जाएंगी नहीं अंदर। तभी मैं कह रहा हूं ये एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है इस जंग में। दैट इज द प्रॉब्लम नाउ फॉर द दुनिया। तो समाधान यही है, शांति, कोएग्जिस्टेंस, जियो और जीने दो इन दिस रीजन।